गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग को पता है कि अभी हम लोग का वर्क, एनर्जी, पावर चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हुआ है और उसमें हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ रखा था पिछले क्लास में कि वर्क क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, वर्क किसको कहते हैं ये पढ़ लिए थे। तो वर्क जो था, वर्क को W से दिखाए थे। किससे दिखाए थे? W से। और वह वर्क था Fs cos थीटा। क्या था वर्क? Fs नहीं आए थे तो दिमाग में रखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। ठीक है। अब देखिए ये जो फोर्स है, ध्यान से देखिए कि सपोज डेट कोई बॉडी है, कोई बॉडी है ये, ठीक है। इस पर आपने लगाया फोर्स और यह डिस्प्लेस हुआ, S पहुंच गया यहाँ पे, पहुंच गया यहाँ पे। तो इसका काम कितना होगा? वर्क कितना होगा? तो इतना होगा। अगर कुछ एंगल पर रहेगा तो थीटा होगा, अगर एंगल पर नहीं रहेगा थीटा नहीं होगा। अच्छा, क्या यस रियल लाइफ में यह हमेशा पॉसिबल है कि इस पर कांस्टेंट फोर्स लगाऊं? अगर 100 न्यूटन लगा रहे हैं तो हमेशा प्रत्येक जगह पर 100 लगेगा? ये संभव है? नहीं। अगर फोर्स वेरिएबल हो, जैसे किसी स्प्रिंग, कोई स्प्रिंग है, कोई दबा हुआ है, वहाँ पर बॉडी है, वह अगर स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, शुरू में ज़्यादा लगाएगा, धीरे धीरे कम लगाएगा। कुछ ऐसा सिचुएशंस भी बनेगा, शुरू में कम होगा, धीरे धीरे क्या होगा? ज़्यादा फोर्स लगने लगेगा। ऐसा भी स्थिति बन सकता है, कहीं कोई शक नहीं है। तो वेरिएबल जब फोर्स रहेगा तब वर्क कितना होगा, वह वर्क हम लोग आज निकालेंगे। कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क डन निकाल लिए थे। तो हेडिंग लगाइए, वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स। चर बल के लिए कार्य। ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखना। अच्छा, थोड़ा दूर के लिए, अगर थोड़ा दूर समझो कि ये इस पर जो हमने फोर्स लगाया, अगर ऐसे लगा रहे हैं तो कुछ एंगल पर फोर्स लगाए, कुछ एंगल पर, नहीं समझे? एंगल से मतलब नहीं है, एंगल पर लगाएंगे ना तब ये फार्मूला आता है कॉस। अगर एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, तो कॉस 0 1, तब हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट केवल वर्क करते हैं। कोई दिक्कत? तो समझो कि यह बॉडी थोड़ा सा दूर आया, यहाँ पर आया, ds, यह पूरा डिस्प्लेसमेंट x है, पूरा क्या है? x। तो ये थोड़ा सा कितना आया? dx। कितना आया? dx। थोड़ा दूर के लिए तो कांस्टेंट फोर्स हो सकता है, पूरे के लिए नहीं होगा। एकदम थोड़ा के लिए तो हो सकता है, एकदम थोड़ा के लिए तो कांस्टेंट हो सकता है। तो पहले थोड़ा सा कम निकाल लेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, फॉर स्मॉल या वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मतलब अल्प विस्थापन के लिए कार्य। तो ध्यान से देखिए, तो वर्क बराबर होता क्या है? F(x cos थीटा)। बोलो, पता नहीं? अगर थोड़ा सा x लिए तो वर्क भी क्या होगा? थोड़ा सा। हमको निकालना है अब पूरा, नहीं, अब लिखेंगे हम लोग फॉर टोटल वर्क डन, फॉर टोटल वर्क डन, कुल कार्य के लिए। याद कीजिए, आपको कैलकुलस बताया गया था, थोड़ा सा के लिए डिफरेंशिएशन, पूरा के लिए इंटीग्रेशन। पूरा के लिए क्या? इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? थोड़ा सा तो निकल गया, हमको पूरा निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन दे दिया, इस साइड भी इंटीग्रेट कर दिया। कोई दिक्कत? कहाँ से कहाँ तक? शुरू में मानो 0 को था, वर्क क्या था?
0, बाद में पूरा कम हुआ। कहाँ से कहाँ तक? पहले कहीं होगा x1 पोजीशन पर, तो वहाँ से कहाँ तक? x2 तक, जहाँ तक लेके गए। तो ये फार्मूला हो गया। dw का क्या होता है? w। dw का क्या होता है? w। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से w। और इधर हो गया x1 से लेके कहाँ तक? x2 तक, f dx cos थीटा। लिमिट तोड़ने का तरीका है, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस करके फिर लोअर लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे, इज इक्वल टू आपके पास f इंटीग्रेशन ऑफ x1 to x2 f dx cos थीटा। यानी वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क निकालना है, f dx cos थीटा x1 से लेकर x2 तक। लिखिए हेडिंग लगा लिए थे ना? हेडिंग वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स, वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स। एक क्वेश्चन देते हैं इस पर। ए वेरिएबल फोर्स f of x is equal to 3x square is applied on a body and body then find the total work done, then find the total work done from 3 meter to 6 meter। किसी वस्तु पर चर बल f of x is equal to 3x स्क्वायर आरोपित किया जाता है तो 3 मीटर से लेकर 6 मीटर तक ले जाने में कुल किया गया कार्य ज्ञात करें। देखो यहाँ F पर डिपेंड कर X पर डिपेंड कर रहा है ना ये फोर्स। X का मान 0 तो फोर्स क्या होगा? 0। X का मान 1 पुट करेंगे तो फोर्स 3 हो जाएगा। X का मान 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12 न्यूटन फोर्स लगने लगेगा। बोलो, तो बदलने वाला फोर्स है। अलग अलग दूरी, जैसे जैसे दूरी बढ़ते जा रहा है कि फोर्स बढ़ते जा रहा है नहीं, तब वर्क 3 मीटर से लेकर 6 मीटर तक में कितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो यानी ऑब्वियसली ये वेरिएबल फोर्स है। वर्क का फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन x1 से लेके x2 तक f dx cos 0 डिग्री हो जाएगा। कितना है?
एंगल डिस्प्लेसमेंट के दिशा में ही होगा तो 0 डिग्री। x1 से लेके x2 तक फोर्स आपको दिया है 3x² dx cos 0 1, कोई दिक्कत? वर्क इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x1 to x2 x² dx। याद कीजिए इंटीग्रेशंस को आपको बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फार्मूला होता है x पर पावर n+1 बाय n+1। ठीक है, अब आइए 3 था 3 दिए, इंटीग्रेशन कीजिए x पर पावर n+1 बाय n+1। लिमिट x1 कितना है बताओ 3, x2 कितना है 6, तो 3 से लेके कहाँ तक 4 तक। तो वर्क इज इक्वल टू x पर, हाँ इधर छूट रहा है 3, x पर कितना हो जाएगा पावर 3 बाय 3 3 4। तो वर्क इज इक्वल टू 3, ये 3 बाहर ले लीजिए, x³ लिमिट 3 3 to 4, 3 3 खत्म। वर्क इज इक्वल टू, एक बार अपर लिमिट पुट कीजिए x के जगह पर, माइनस करके x के जगह पर लोअर लिमिट पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। वर्क इज इक्वल टू 4 चौक 16 चौकी 64, माइनस 3 3 होती 27, जोड़ो घटाओ इसको। वर्क इज इक्वल टू 14 में 7 जाएगा तो 7, यहाँ बचा 5 में 2 गया तो 3, 37 जूल। कितना निकला 37 जूल। लिखिए इसको। देखो यहाँ थोड़ा स्लाइटली प्रॉब्लम था, लिमिट 3 to 6 है, लेकिन मैंने क्या लिया 3 to 4, उसी पर आंसर आया है। आप 3 to 6 वाला घर में बना लेना। दूसरा लिमिट दे दिए क्या 3 to 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको घर में तुम बना लेना, ठीक है? आप वही बनाए थे, चलिए ठीक है। तो ये कल बताए थे कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क डन, उस पर बहुत सारा नॉमरिकल्स देखे थे, ठीक है? ये थोड़ा सा हाई लेवल हो गया। वेरिएबल फोर्स रहेगा तब कैसे निकालेंगे वर्क, उस फार्मूले को याद रखना, ठीक है? और वर्क बराबर क्या था, वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट था ना? इस चीज़ पर भी क्वेश्चन एक बनाइए, लिखे तो ए फोर्स ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप आर acting on a body and body यहाँ न्यूटन दे दीजिए, डिस्प्लेस्ड 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप मीटर, देन फाइंड द वर्क डन। किसी वस्तु पर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप बल लगाकर 3i कैप प्लस 2j कैप इतना न्यूटन प्लस 2k कैप मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य ज्ञात करें। किया गया कार्य ज्ञात करें, ठीक है? निकालिए। देखिए आपके पास फोर्स दे दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, बिल्कुल आसान है, इतना न्यूटन है। और डिस्प्लेसमेंट दे दिया है आपको कितना 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इतना मीटर। बताइए आपको निकालना है क्या वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। बोलो, ये डॉट भी सिखा दिए थे ना आप लोग को, याद ही होगा। 3 तिया 9 प्लस 4 दूना 8 प्लस 5 दूना 10,
18, 18 और 9, 18 तो 20, 27, कितना हो जाएगा 27 जूल। आसान है कि मुश्किल? एक टाइप ये हो गया, दिखा दे रहे हैं सब टाइप आप लोग को, कोई दिक्कत? बस वर्क समाप्त हो गया। अब हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनर्जी। एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? मरा हुआ आदमी के पास कोई ऊर्जा नहीं है, काहे कि वो कोई काम कर नहीं सकता है। जिंदा आदमी पास ऊर्जा है, जिसके पास जितना ऊर्जा है उतने काम करेगा, कोई दिक्कत? ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। नहीं, ऊर्जा किसको कहते हैं? काम करने की क्षमता, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जितना काम जो कर सकता है इसका मतलब उतने ऊर्जा उसके पास है। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आगे मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मापन। कैसे ऊर्जा को मापेंगे भाई कि यह ऊर्जा इतना है? जितना काम किया, जितना काम किया उसी को मेजर कर लो, उसी को मेजर कर लो, वही ऊर्जा होगा, उतने ऊर्जा खाया होगा वो, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना ज़्यादा काम करेगा उतने उसका ऊर्जा खपत हुआ होगा। यानी काम कितना किया उसको माप लो, मतलब समझो कि उतनी एनर्जी उसका खपत हुआ है। यानी कैसे मापेंगे एनर्जी को? काम से। कैसे? काम से। काम कितना किया उसी हिसाब से उसकी एनर्जी को मापा जा सकता है, कोई दिक्कत? तो हम लोग लिख सकते हैं द एक्चुअली measurement of work is called measurement of energy। वास्तव में कार्य का मापन ही ऊर्जा का मापन कहलाता है। ठीक है, वास्तव में कार्य का मापन ही ऊर्जा का मापन कहलाता है। इसीलिए इसका यूनिट अगर पूछेगा, यूनिट ऑफ एनर्जी सेम होता है जूल। क्या होता है? जूल। जो वर्क का यूनिट होता है वही एनर्जी का भी होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एनर्जी कोई बता सकते हैं? टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रकार। ऊर्जा का प्रकार कितना टाइप्स होता है? बताइए कितना टाइप होता है? बहुत टाइप होता है। बहुत का मतलब क्या? बहुत। लिखते रह जाएंगे ना, ख़त्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन कुछ लोग दो टाइप बोल देता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। गलत बात है, दो टाइप का एनर्जी नहीं होता है। वह मैकेनिकल एनर्जी है जो कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी सभी एनर्जी इसी चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ एनर्जी आपको लिख देते हैं। जितना तरह का दुनिया में काम है उतने तरह का एनर्जी भी है। ठीक है, और अलग अलग एनर्जी अलग अलग चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे इस चैप्टर में केवल। ठीक है, तो टाइप ऑफ एनर्जी में पहला लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी, मतलब आंतरिक ऊर्जा। बी नंबर केमिकल एनर्जी,
मतलब रासायनिक ऊर्जा। सी नंबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा और भी होता है सर, बहुत होता है। हीट एनर्जी, मतलब उष्मा ऊर्जा। और भी होता है सर, बोले तो गिनते रह जाओगे, बहुत तरह का होता है। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी मतलब प्रकाश ऊर्जा। और भी होता है सर, हाँ जी, और भी दे दें। हाँ, साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी और भी दें। अब छोड़ो, जो पढ़ना है इस चैप्टर में ये जी नंबर, इसी को पढ़ना है। इसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी, मतलब क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। यह होता है दो प्रकार का। ये क्या होता है? दो प्रकार का, एक काइनेटिक और दूसरा क्या? जो ऊर्जा मास पर डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में भी क्या? हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी भी mgh, वो एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है नहीं। तो यह है आपका मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे। ये होता है दो प्रकार का मैकेनिकल एनर्जी। कौन कौन सा? एक होता है काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं इसको गतिज ऊर्जा। दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में इसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट ओनली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, डैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी। और डिफरेंट चैप्टर में जब हम लोग जाएंगे तो ये सारे एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे। अभी झूठ का यह डिफिनेशन लिखा के कोई फ़ायदा नहीं होगा। वह एनर्जी जो केमिकल के कारण स्टोर्ड होता है उसको केमिकल एनर्जी कहेंगे, जो लाइट के कारण होता है उसको लाइट एनर्जी कहेंगे। ये सब ठीक बात अभी नहीं है, जैसे जैसे चैप्टर आएगा वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। डैट्स ऑल, आज इतना ही रहने देना है। कल आना है 4 बजे, 4:20 में ही क्लास चलेगा डेली।